Hello students, welcome to the channel Social Science with Dipankar. Today in this video, we are going to discuss the most important question from your economics book, class 9 students. So get ready to see the most important questions as we are here going to discuss those important questions which are most likely to come in your annual exams, right? Children, you should always keep one thing in mind, that you should prepare from your NCERT book, and the question that I am going to discuss here today, these are very important questions, so please do keep them in mind and prepare accordingly. See, here it is not just I am telling you some wild guesses or some questions out of my mind for no reason. There are certain reasons behind it. These questions are definitely the most important questions, and if you at least prepare these questions, you would be able to score well in your social science exams. It is both for the toppers, potential toppers, as well as for those also who have not prepared well for their social science. Okay, so for them also it is very useful video. तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी वीडियो है जिन्होंने अच्छी तरह से तैयारी नहीं की है या तैयारी जो है उनकी सही तरह से नहीं हो पाई है। तो ऐसे में जो है इस तरह की जो मैं आपके साथ ये जो इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है, और वो सभी पोटेंशियल टॉपर्स भी जिनको डेफिनेटली सिर्फ इतने क्वेश्चंस पढ़कर ही आपको जो है अच्छा मार्क्स लाने के लिए तो आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एनसीईआरटी से भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए हम आज डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स बुक से। सो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, व्हिच कैपिटल वुड यू कंसीडर द बेस्ट, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, और ह्यूमन कैपिटल, एंड व्हाई? सो अमंग these, this is a high order thinking skill question. Among these land, labor, physical capital and human capital, the human capital is the best, right? Because it is the human capital only on which depends all other, I mean the land or labor, other physical capital, they'll not be used on their own. It is we human beings, we have to use them. Okay, तो सारी चीजें मीनिंगफुल तभी होती है जब ह्यूमन बींग्स उसको अपने इंटेलिजेंस से, अपने नॉलेज से उनको यूज करते हैं, राइट? तो इसी पॉइंट्स में आपको इसको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड अ पेक्यूलियर प्रॉब्लम इन इंडिया? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड की जो समस्या है वो खासतौर से शहरी इलाकों में देखने को मिलती है, और हम ये भी देखते हैं कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है वो जो लोग मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। और एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह भी है कि जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है उसमें रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, जबकि जो मैट्रिकुलेट्स हैं उनमें रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम है, क्योंकि जो कम पढ़े लिखे हैं वो किसी भी तरह के वर्क करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी वर्क करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट एक बार जब कोई पर्सन अगर ज़्यादा पढ़ लिख लेता है या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है तो उनको उनके हिसाब की नौकरी की तलाश में वो रहते हैं जो उनको मिल नहीं पाती, राइट? तो इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये भी देखोगे कि एक और इसमें पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ये भी आ जाता है कि जहां पर जो लोगों की कमी है, जहां पर ज्यादा रिक्वायरमेंट है वहां लोग नहीं है, और कहीं ऐसे भी सेक्शन है जहां पर जरूरत से ज्यादा लोग हैं। ओके, एक तरफ जो है टेक्निकल स्किल की कमी है, दूसरी तरफ टेक्निकली क्वालिफाइड लोग अनएम्प्लॉयड ज्यादा है। ओके, तो इस तरह की पैराडॉक्सिकल सिचुएशन भी इसमें है, हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। देखिए, एजुकेटेड लोग या हेल्दी लोग किसी भी नेशन के लिए, किसी भी कंट्री के लिए वो एक एसेट होते हैं। ओके, क्योंकि वो अपना पोटेंशियल, अपना जो भी उनका पोटेंशियल है वो उसको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनएजुकेटेड लोग या अनहेल्दी लोग जो है कंट्री के लिए एक तरह से बर्डन बन जाते हैं, लायबिलिटी बन जाते हैं, वो एसेट नहीं बन पाते। तो इसी पॉइंट्स में हम कई तरह की बात इसमें जोड़ सकते हैं और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ ए कंट्री। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से, जो कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग जो है अदरवाइज अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती तो हो सकता है दोज हु आर विलिंग टू वर्क एंड इफ स्टिल दे आर नॉट एबल टू फाइंड द जॉब, दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। ओके, जो जानबूझकर काम नहीं करना चाहता है ऐसे लोगों को हम नहीं बोलते अनएम्प्लॉयड। जो काम करना चाहता है लेकिन काम उसको
मिल नहीं पाता है, राइट। दोज हु आर विलिंग टू वर्क बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड दी जॉब। तो ऐसे में जो है जो पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर होते, जो पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर है वो एक तरह से एसेट से वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। और आप ये भी देखोगे कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असर डालता है और आप कंट्री जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाती है, कंट्री जो है वो पिछड़ती जाती है। कोई भी कंट्री का आप एग्जांपल, आप जैसे जापान का एग्जांपल देते हैं जहाँ पर ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का नतीजा ये है कि रिसोर्सेज कम होने के बावजूद भी, अदर रिसोर्सेज कम होने के बावजूद भी वहाँ पर ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया गया है बाय प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन, बाय प्रोवाइडिंग देम गुड हेल्थ फैसिलिटीज, दे हैव बीन एबल टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन। ओके, सो डेवलप्ड नेशन का जो सबसे मेन आधार ये होता है कि अगर लोग पढ़े लिखे हैं और अगर लोग जो हैं हेल्दी हैं। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स के आधार पर हम यहाँ पर, हालांकि यहाँ पूछा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या इफेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो जितने भी बुरे प्रभाव हैं अनएम्प्लॉयमेंट के वो इसमें हम लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर नंबर 2 से, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंटरनल असेसमेंट के लिए है, एनुअल एग्जाम्स के लिए उसको नहीं रखा गया है। तो पीपल एज ए रिसोर्स चैप्टर से ये क्वेश्चंस हैं, इसको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा, लर्न जरूर कर लीजिएगा इनके आंसर्स को। और जो भी कहीं से भी आप लर्न कर रहे हैं सिर्फ एनसीईआरटी से कोरिलेट करिए और एनसीईआरटी ही सब कुछ है, उसी से तैयारी कीजिए और जो भी आपके टीचर्स ने आपको नोट्स प्रोवाइड किया उससे तैयारी कीजिए, right? So children, the next most important questions that we have taken are from your next chapter, that is poverty as a challenge. So from this chapter, the question that we have taken, I have taken here, describe how poverty line is estimated in India. तो poverty line को estimate करने का इंडिया में तरीका क्या है? जो minimum requirement है, minimum जो food requirement है, जिसमें clothing भी है और आपका जो भी सब्सिस्टेंस के लिए जो भी जरूरी चीजें, जो भी एसेंशियल्स है, जो मिनिमम चीजें जिसकी जरूरत है, एक आप ये कह सकते हैं एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए, या आप ये कह सकते हैं जो मिनिमम सब्सिस्टेंस के लिए जरूरी है। ओके, जिसमें क्लोथिंग है, फुटवेयर है, लाइट है, फ्यूल है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और उसके अलावा आप ये देखोगे कि जो कंट्री में आप ये जो पैरामीटर है जो हमने लिया है कंजम्पशन के आधार पर, कि कंजम्पशन लेवल कितना है पर पर्सन, राइट। रूरल एरिया के लिए अलग है, अर्बन एरिया के लिए अलग है। जैसे कंजम्पशन लेवल में हम कैलोरी रिक्वायरमेंट के देखते हैं, 2400 कैलोरी जो है वो आपका रूरल एरिया के लिए है, वही 2100 कैलोरी जो है अर्बन एरिया में पर पर्सन पर डे इसके रिक्वायरमेंट का एक आधार रखा गया है। अगला जो है इसमें इनकम लेवल के आधार पे भी पॉवर्टी लाइन जो है वो एस्टिमेट की जाती है। पॉवर्टी लाइन जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है जिसमें ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है और स्पेस जहाँ जगह बदली या आप देखते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है और टाइम के हिसाब से भी इसमें अलग अलग टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में जो है पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन वो अलग अलग हो सकता है, राइट। तो द पॉवर्टी लाइन में चेंज और मे वेरी ओवर स्पेस एंड टाइम। ओके, तो इसी पॉइंट्स पे आप वी कैन आंसर दिस क्वेश्चंस। The next question is describe the current government strategy of poverty alleviation. I think this is also a very important question, and in this we have to talk about all the government strategies, all the government schemes for employment generation. जैसे rural employment generation program है, स्वर्ण रोजगार जयंती योजना है, और इसमें हम बात करते हैं फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, अंत्योदय अन्न योजना है। कई तरह के ऐसे स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जिसके बारे में ब्रीफली बताते हुए हमें इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। ओके, सो चिल्ड्रन, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर आर फ्रॉम योर लास्ट चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमने लिया है हाउ इज फूड सिक्योरिटी एंश्योर्ड इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी एंश्योर करने के लिए इंडिया में कई कदम उठाए गए हैं। जैसे हम बोल सकते हैं बफर स्टॉक क्रिएट किया जाता है, पीडीएस के जरिए जो है वही फूड ग्रेन गरीबों को जो है उसको बेचा जाता है कम रेट पे या सब्सिडाइज रेट में, कई बार जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया जाता है। इसमें हम कई तरीके से, जैसे आप ये भी देख सकते हैं कई बार गवर्नमेंट कुछ स्ट्रेटेजीज जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन जैसे पैकेज
पैकेज टेक्नोलॉजी के साथ भी जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर सकते हैं, और एग्रीकल्चरल बहुत सारे स्कीम्स भी ला सकती है जिसके जरिए फूड सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर की जाती है इंडिया में। अगला जो है, व्हाट हैज आवर गवर्नमेंट डन टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी टू द पुअर। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, उसी पॉइंट्स में आप इसका आंसर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम्स, जैसे हम बात करते हैं पीडीएस, राइट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एफसीआई, और इसमें बेसिकली जो पुअर के लिए जो 3 प्रोग्राम्स इन्होंने स्टार्ट किया है, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है, और पीडीएस का जो सिस्टम है, ओके, ये सब इसमें है। और आप ये देखोगे कि जो पीडीएस में भी जो है रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कई तरह के स्ट्रेटजीज के जरिए जो है गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने का काम किया है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि इन्हीं पॉइंट्स पे आप इस क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डू यू बिलीव दैट ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स, हाउ। देखिए, कुछ हद तक ये बात बिल्कुल सही भी है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के जरिए, पैकेज टेक्नोलॉजी के जरिए इंडिया फूड सेल्फ सफिशिएंट हुई है। नहीं तो एक ऐसा भी टाइम था जब इंडिया में खाद्यान्नों की कमी थी, ओके, तो हम फूड इनसफिशियंसी से फूड सफिशियंसी में पहुंचे। और इसमें आप ये देखोगे कि जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा, या ग्रीन रिवॉल्यूशन कुछ ही राज्यों तक या कुछ ही रीजन तक सीमित रही, इसका फायदा सभी राज्यों को नहीं मिल पाया, राइट। तो जो इसका बेनिफिट है वो सभी राज्यों को नहीं मिल पाया, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन हम आप ये जरूर आकलन लगा सकते हैं कि 1943 का जो बंगाल फेमाइन हुआ, उसके बाद कुछ उस तरह का फेमाइन कभी इंडिया में हुआ ही नहीं। तो हम कम से कम फूड सिक्योर तो हुए, राइट। और ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे के तर्ज पे, जैसे वाइट रिवॉल्यूशन, और जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस को किस तरह से, डेयरी प्रोडक्शन को भी किस तरह से बढ़ावा दिया गया है, और इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी लगे रहे। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा हुआ है, लेकिन इसका जो फायदा अनइवन रहा है, सभी राज्यों को इसका फायदा नहीं हुआ। जो ग्रीन रेवोल्यूशन पर्टिकुलरली लिमिटेड कहाँ तक रही, आपका वेस्टर्न यूपी, हरियाणा एंड दिल्ली। और जो फूड ग्रेन्स थे, जो मेनली राइस एंड वीट, पहले तो वीट के प्रोडक्शन में बम्पर प्रोडक्शन हुआ, जिसको रजिस्टर भी किया गया, रिकॉग्नाइज भी किया गया। उसी दिन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने स्टैंप जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का एक स्टैंप भी जारी किया, ओके, पोस्टल स्टैंप भी इसमें जारी किया गया। आप ये देख सकते हैं। तो इस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन का डेफिनेटली एक लैंडमार्क अचीवमेंट है, बट इसका फायदा सब जगह बराबर रूप से नहीं मिल पाया है। और हम देखते हैं कि फूड सफिशिएंसी के मामले में हमने काफी ज्यादा सफलता पाई, क्योंकि 1943 जैसा बंगाल फेमाइन दोबारा कंट्री में नहीं घटा। तो बच्चों, ये दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई हैव नोटेड डाउन फॉर यू पीपल टू prepare yourself well, okay, and I hope that you will study more, you will work hard more, because there is no shortcut to success, that you have to always keep in mind, and keep working hard, keep revising the important questions, keep learning them, and do keep one thing very, very clearly in your mind, that you have to prepare from your NCERT book. You can take help from sample papers also, that is good, but at the same time, whatever answer you are learning, if you are learning it from some refresher, some guide, in that case you have to correlate it with NCERT book, okay. So this is it from me now. I hope you will prepare these questions answers very well, and you will work even harder for scoring well, because we know that there is no, as I said just now, there is no shortcut to success. So keep working hard, keep revising your question answers, and please make sure that whatever you are learning, you should correlate it with the NCERT book, okay. Thank you so much for being with me, and those who are new on the channel, please do subscribe the channel, and also do share, do like the channel, okay. Thank you so much.